नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। तो इस टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स और उसकी थ्योरीज और मेजरमेंट्स, आईक्यू मतलब अर्थ और परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत, बुद्धि और मापन। ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थ और परिभाषा की बात करें तो जो इंटेलिजेंस है, इसकी जो मीनिंग है, ये इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड है इंटेलिगेर। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अगर हम वैसे बात करें दोनों को अलग अलग, इंटेलिजेंस जो है या इंटेलिगेर जो है, इंटर का मतलब होता है बीच में, अंदर तक या गहराई से, और लिगेर का मतलब होता है समझना। तो अगर इसका मतलब हम देखें कि क्या होता है, तो चीज़ों को गहराई से समझना, उनके बीच संबंध देखना और सही निर्णय लेना कहलाता है इंटेलिजेंस। यानी कि जब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, चीज़ों के बीच रिलेशन समझ पाते हैं और सही डिसीज़न ले पाते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस जो है वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू इन्वायरमेंट। तो वातावरण के साथ समायोजन की करने की क्षमता क्या है? मतलब वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का अर्थ है व्यक्ति का अपने आसपास के जो भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक वातावरण है, उनकी मांगों के अनुसार अपना जो व्यवहार होता है, सोच होता है या जो कार्य होते हैं उनमें परिवर्तन करना। यही क्षमता व्यक्ति को सफलता के साथ जीने में सहायता करता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यदि कोई बच्चा गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में प्रवेश लेता है, वहाँ पर जाके एडमिशन लेता है, तो वहाँ पढ़ने का तरीका, भाषा, नियम, सारी चीज़ें अलग होती हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, बच्चा उन्हीं नई संस्कृति, नई भाषा, नए नियम सीखकर सफल हो जाता है। मतलब उसने क्या किया, वातावरण के साथ एडजस्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तर्कपूर्ण सोच और सीखने की योग्यता, कैपेसिटी फॉर रेशनल थिंकिंग एंड लर्निंग। तो ये तार्किक चिंतन एवं अधिगम की क्षमता, इसका मतलब है, या तर्कपूर्ण सोच और सीखने की योग्यता। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के तर्क के आधार पर जो उसका सोचने और अनुभव से सीखने की जो योग्यता होती है वो कहलाती है तर्कपूर्ण सोच और सीखने की योग्यता। रीजनल थिंकिंग का मतलब होता है सोच समझकर निर्णय लेना, कारण एवं परिणाम के संबंधों को समझना। मतलब किसी भी समस्या का कारण क्या है या किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, जब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं तो रैशनल थिंकिंग कर पाते हैं। सही गलत में भेद, क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद करना, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना, ये सब चीज़ें आती हैं तर्कपूर्ण सोच और सीखने की योग्यता में। अब बेनेट जी ने डेफिनेशन दी है, नहीं, अगर एक सेकेंड, अगर हम कैपेसिटी फॉर रेशनल थिंकिंग एंड लर्निंग का एग्जांपल देखें तो जैसे सुपर 30 मूवी आई, ठीक है, उसमें आनंद कुमार जी का जो उदाहरण हम लेते हैं, स्थिति क्या थी, आनंद कुमार ने क्या किया, आर्थिक कठिनाइयों और उसकी मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, उसकी कमी के बावजूद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, अब उसमें रैशनल थिंकिंग क्या थी, तो उन्होंने गणित की मतलब गणित से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। मतलब बहुत सरल विधियों से उनको हल करना सिखाया बच्चों को, स्टूडेंट को। रटने के बजाय उन्होंने समझ आधारित तरीका अपनाया था उनको समझाने के लिए। अब डेफिनेशन की बात करें तो बेनेट जी का डेफिनेशन है, बेनेट ने डेफिनेशन दिया है कि निर्णय लेने और तर्क करने की क्षमता। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है, निर्णय लेने और तर्क करने की क्षमता। अब निर्णय लेने और तर्क करने की क्षमता का मतलब क्या है, व्यक्ति और उसकी जो परिस्थितियों का विश्लेषण कर तर्क के आधार पर जब कोई सही विकल्प चुनने की योग्यता रखता है तो हम बोलते हैं कि निर्णय और तर्क करने की क्षमता है। इस क्षमता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो समस्या को समझना, उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना, किसी चीज़ का कारण और परिणाम का विश्लेषण,
उचित तर्क संगत निर्णय, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेस्लर जी ने डेफिनेशन दी है। वेस्लर ने उद्देश्यपूर्ण कार्य और तर्क संगत सोच। उद्देश्यपूर्ण कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य और तर्कसंगत सोच का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी निश्चित जो उसका गोल होता है, गोल को ध्यान में रखकर अपने कार्य करता है। ठीक है, जब जैसे आपकी लाइफ का एक उद्देश्य है, आपको टीचर लगना है तो आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचिंग आपका गोल है। ठीक है, उसके लिए आपने तय कर लिया। अब उसके लिए जो भी कार्य करते हैं वो होता है उद्देश्यपूर्ण कार्य। तो उद्देश्यपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने कार्य करता है। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तर्क संगत सोच क्या होती है? जो भी फैक्ट होते हैं, कारण होते हैं, परिणाम होते हैं, तर्क होते हैं, उनके आधार पर जब निर्णय लेते हैं हम, इसमें व्यक्ति भावनाओं से नहीं बल्कि मतलब जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हैं, बुद्धि और तर्क से सोचते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3 इडियट्स में फरहान था। फरहान को समझ में आता है कि उसकी रुचि किस में थी? इंजीनियरिंग में नहीं थी बल्कि फोटोग्राफी में थी। तो वो क्या करता है? अपने लक्ष्य को पहचानता है, ये उसका उद्देश्य था, और उसके बाद तर्क क्या था? तर्क के आधार पर वो निर्णय लेता है कि वो किस क्षेत्र में सफल होगा। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट एस्टनबर्ग की डेफिनेशन है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण को ढालना। तो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण को ढालना जो है, इसमें व्यक्ति खुद को नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है। मतलब अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल तारे ज़मीन पे ईशान को पढ़ाई में कठिनाई थी। सामान्य स्कूल का वातावरण मतलब जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट जो था उसके अनुकूल नहीं था। उसको दूसरी स्कूल में भेजा गया तो वहाँ पे आर्ट टीचर ने क्या किया? पढ़ाने का तरीका बदला, उस पे दबाव कम किया, और उसकी जो लर्निंग थी वो थोड़ी प्ले वेस्ट करवाई, थोड़ा मतलब काफ़ी इंजॉयबल थी, वो इंजॉय कर सकता था। तो वातावरण बदलते ही ईशान की सीखने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? वातावरण को ढालते हैं। मतलब लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ आवश्यक परिवर्तन होते हैं जो हम करते हैं। नेक्स्ट बात करें बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जन्मजात मानसिक शक्ति होती है, इनेट मेंटल एबिलिटी। जैसे कहते हैं ना, जैसे नॉर्म्स चॉम्स्की ने एक डेफिनेशन दी है कि बच्चा जो होता है वो अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ जन्म लेता है। ठीक है, जब आंतरिक शक्तियों के साथ जन्म लेता है तो उसको हम बाहर क्या करते हैं? निखारने का काम करते हैं। जैसे बच्चे कैसे होते हैं? लाइक अ क्ले, मिट्टी की तरह होते हैं। हम जैसा शेप देना चाहें उन्हें दे सकते हैं। तो उनमें पावर होती है, उनको बस हम बाहर निखारने का काम करते हैं। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। जैसे कि मतलब कोई भी नई परिस्थिति होती है, हम कहीं नए शहर जाते हैं, नए स्कूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कुछ दिन तक हमें थोड़ा अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उस परिस्थिति में एडजस्ट कर जाते हैं। मतलब वहाँ की चीज़ों को हम अपना लेते हैं, वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन या जो भी सिचुएशन होते हैं उसको या तो अपने अनुसार बना लेते हैं या तो उसके अनुसार हम हो जाते हैं। ठीक है, तो नवीन परिस्थितियों में समायोजन। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। जब मतलब इंटेलिजेंस के कारण क्या होता है? हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कैपेसिटी आती है। मतलब हम शब्दों से या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम ये बोलें कि दिल्ली में लाल किला है, तो हमारे मन में बहुत सारे थिंकिंग आती है। जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद ना हो उनके बारे में थिंकिंग करना कहलाता है अमूर्त चिंतन। कठिन समस्याओं का समाधान, मतलब अगर इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है? हमारे पास कोई भी समस्या आ जाए, कठिन से कठिन समस्या आ जाए, हम उनका हल ढूंढ लेते हैं। तर्क और निर्णय की क्षमता, मतलब सही गलत में फ़र्क।
ठीक है, निर्णय डिसीज़न ले सकते हैं, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके लिए हम डिसीज़न ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर मूर्त, यांत्रिक यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले हम मूर्त या यांत्रिक या कंक्रीट इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो बुद्धि है जिसमें व्यक्ति ठोस या वास्तविक परिस्थिति और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सोचता है। मतलब उसके सामने जो चीज़ होती है, जैसे फ़ैन में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब उसको क्या किया, फ़ैन को खोला और बना दिया। मतलब उसने क्या किया, कंक्रीट इंटेलिजेंस, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने थी उसके बारे में सोचकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ऐसी मतलब जो बुद्धि होती है वो इंजीनियर और मैकेनिक में पाई जाती है। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस जो होता है वो दूसरों मतलब इसमें दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, सामाजिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता। मतलब इसमें हमारे अगर सोशल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है वो उसके समाज में या लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वो सोशली बहुत अच्छा होता है, सोशल स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है, बॉन्डिंग लोगों से बहुत अच्छी होती हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, टेक केयर करते हैं, सामाजिक स्थितियों को समझते हैं। तो ऐसी जो इंटेलिजेंस होती है वो नेता विक्रेता में होती है। जैसे सेलर होते हैं ना, हम किसी की दुकान पे जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं ले लीजिए आपके ऊपर बहुत जचेगा। तो उनमें सोशल स्किल्स कूट कूट के भरी होती है। नेताओं में होती है कि वो आपके भले के लिए, भले वो चीज़ नहीं करें लेकिन वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट। तो अमूर्त या अब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस मतलब व्यक्ति में विचारों, शब्दों, संख्याओं और प्रतीकों, तर्क के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें सोचते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब शब्दों और अंकों के प्रति प्रतिक्रिया। इसमें जो चीज़ सामने नहीं होती अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, चाहे वो अंक हो, शब्द हो, कोई मतलब कोई भी जो चीज़ें सामने मौजूद नहीं हो उनके बारे में सोचना और वो प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करना कहलाती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो डॉक्टर, शिक्षक में पाई जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट है संवेगात्मक संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। तो जो EQ है इसमें भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। मतलब हम दूसरों के इमोशन को पहचानते हैं, ठीक है, और उसको मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस होती है। सेल्फ अवेयरनेस में का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों की भावनाओं को पहचानना या अपने भावनाओं को पहचानना, जैसे क्रोध, खुशी, उदासी। सेल्फ रेगुलेशन होता है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं। एम्पैथी होती है लोगों के प्रति, दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स भी इसमें अच्छी होती है। तो इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे तारे ज़मीं पे मूवी में क्या होता है, जो रामशंकर निकुंभ होते हैं वो क्या करते हैं, ईशान की समस्या को समझते हैं और उसे डांटने के बजाय सपोर्ट करते हैं। मतलब उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण उनमें देखा जाता है। तो आई होप आपका जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्लियर हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको ये इंटेलिजेंस थ्योरीज़ और लर्निंग थ्योरीज़ आपको अलग अलग मिल जाएंगी, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है बुद्धि लब्धि, ठीक है। मेजरमेंट, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट कोशेंट जो होता है
ये शब्द जो है इंटेलिजेंस कोशेंट विलियम स्टर्न ने दिया है और इसको यूज़ किया है या टेस्ट किया है बिनेट एंड सिमोन ने 1916 में। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला दिया है इन्होंने। फार्मूला है इंटेलिजेंस कोशेंट इज इक्वल टू MA जो है वो है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब इसमें से हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बुद्धि की माप जिससे किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान करने की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी का हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस कोशेंट या IQ निकाल लें तो किसी का IQ टेस्ट कर लें तो इसमें जो मेंटल एज है वो क्या है? इसका मतलब होता है कि बुद्धि या मानसिक विकास के हिसाब से जो मेंटल एज है इसका मतलब ये होता है मतलब उस बुद्धि या मानसिक विकास के हिसाब से जैसे व्यक्ति की समझ और सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति की जो मानसिक विकास के हिसाब से उसकी जो एज होती है, मतलब जैसे एक 12 साल का बच्चा है तो वो बहुत अच्छा है, हर उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो उसका जो डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो उसमें 14 साल की मेंटल एज है। ठीक है, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम चीज़ों को समझते हैं, तो उनकी जैसे अब वो 12 साल के हैं तो उनकी उससे कम वो है मेंटल एज जो है वो कम है। एग्जाम्पल, व्यक्ति की समझ, सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी हैं उसकी उम्र के आधार पर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है CA जो है इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज व्यक्ति की वास्तविक आयु। जैसे कि आप अभी जन्म तिथि से लेकर अभी आप कितने साल के हो गए, वर्तमान के समय की तिथि जो है या वर्तमान आपकी जन्म तिथि से लेकर अब तक आप कितने ईयर के हो गए, ये है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो एक बच्चा है जिसकी मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 6 ईयर है और मेंटल एज जो है 4 ईयर है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 4/6 और इंटू 100, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, 66.6 आया। इस तरीके से वो निकल के आ जाएगा। तो इसकी एक सारणी भी है, उसमें हम देख लेंगे कि ये जो 66.6 है वो किस आधार पर है, कौन सी बुद्धि में आता है। तो इसका क्लासिफिकेशन टेबल है। तो क्लासिफिकेशन टेबल जो है वो क्या है, इसमें एक सबसे पहले तो अगर हम देखें इसकी कैटेगरी और दूसरी तरफ दिया हुआ है IQ रेंज। एक साइड दिया हुआ है कैटेगरी और दूसरी साइड दिया हुआ है IQ रेंज। तो सबसे पहले अगर हम देखें 140 से ऊपर प्रतिभाशाली जीनियस जो हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का जवाब मतलब तुरंत देते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इनकी जो थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी जीनियस होते हैं ये। फिर 120 से 140 के बीच आते हैं जो वेरी सुपीरियर होते हैं, अतिश्रेष्ठ होते हैं। फिर 90 से 110 सामान्य बुद्धि, ज़्यादातर लोग 90 से 110 तक के कैटेगरी में आते हैं, इनका IQ रेंज होता है। फिर 70 से 80 सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन। फिर 70 से नीचे मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब 100 से औसत से कम बिलो एवरेज में आते हैं और 100 से अधिक जो होते हैं वो एबव एवरेज में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो अभी हमने जो IQ निकाल के देखी थी उसमें रिजल्ट क्या था, 66.6, यानी कि वो किसके अंतर्गत गया, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन वो एज रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो अलग दिखाएगा। अब यहाँ पर हमें पढ़ने हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमें इसमें पढ़ना है, वैसे यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें पढ़ेंगे, ये आता नहीं है, हम पढ़ेंगे इसमें
स्पेयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, फिर थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर, फिर स्टर्नबर्ग का ट्रियार्किक थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी वैसे आएगा नहीं और इसमें पूछा भी नहीं जाता है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी हम छोड़ देंगे। हम इसमें कंप्लीट करेंगे 4 थ्योरीज। अब वो 4 थ्योरीज कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले स्पेयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। तो इसके जो प्रतिपादक है, मतलब जिन्होंने थ्योरी दी है, उनका नाम है चार्ल्स स्पेयरमैन। इन्होंने 1904 में ये थ्योरी दी थी। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो देखते हैं स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि, इनके हिसाब से बुद्धि क्या है, तो इन्होंने बुद्धि को के 2 फैक्टर बताए हैं। ठीक है, पहला जो है वो जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, और दूसरा जो है इन्होंने दिया है एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक। तो पहला जो है उसको किंग मेन फैक्टर माना है, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक है, टूल और स्किल्स के थ्रू आता है। तो इसे इस थ्योरी का नाम मतलब टू फैक्टर के अलावा इसे इक्लेक्टिक थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने कुल बुद्धि इज इक्वल टू जी प्लस एस दिया है। मतलब इनका मानना है कि जो टोटल इंटेलिजेंस है उसमें जनरल फैक्टर और एस फैक्टर पाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जनरल फैक्टर और एस फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले एक सामान्य कारक जो जी फैक्टर है। जी फैक्टर की अगर हम बात करें जनरल फैक्टर, तो ये जन्मजात होता है, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी होता है। ये जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से उसमें जी फैक्टर होता है। ये एक सामान्य मानसिक ऊर्जा है। इनका मानना है कि जनरल फैक्टर जो है इसमें एक जनरल मेंटल एनर्जी है जो सब में पाई जाती है, बस मात्रा सब में अलग अलग होती है। सफलता का जो आधार होता है वो ग्रेटर जी होता है, मतलब ग्रेटर सक्सेस जो मिलता है वो जनरल फैक्टर के द्वारा मिलता है। जीवन की सभी मानसिक क्रियाओं में उपयोग में आने वाला ये फैक्टर होता है। और ये फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बट सब में पाया जाता है, क्योंकि ये जन्मजात फैक्टर होता है और जनरल फैक्टर होता है। विशिष्ट फैक्टर जो है या एस फैक्टर जो है ये अर्जित होता है, मतलब इसे हम लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, वातावरण से हम सीखते हैं। ये अलग अलग कार्यों के लिए परिवर्तनशील होता है, मतलब ये चेंज भी होता रहता है। इसे प्रशिक्षण द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल वाक्य पूरा करना, निष्कर्ष निकालना, कोडिंग। जैसे एग्जाम्पल किसी जो ये एस फैक्टर है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको पेंटिंग नहीं आती, आपने क्या किया, पेंटिंग कर लिया, तो आपके अंदर आपने उस चीज़ की ट्रेनिंग ले ली। अब आपके अंदर क्या हुआ, पेंटिंग करने की स्किल्स आ गई। ठीक है, अब पेंटिंग करने की स्किल्स आ गई तो एस फैक्टर आ गया। तो एस फैक्टर जो है वो बदलता रहता है। आप डांसिंग सीख लो, ठीक है, तो आपका एस फैक्टर और चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग क्या है, ये परिवर्तनशील है, वेरिएबल, मतलब ये चेंज होता रहता है। और जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है उतना ज़्यादा एस फैक्टर बढ़ता है। तो इसमें कई एस फैक्टर हो सकते हैं, S1 S2 S3, मतलब एक के साथ कई फैक्टर हो सकते हैं एस फैक्टर। इसकी संरचना है स्ट्रक्चरल मॉडल, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल फैक्टर सब में होता है, ठीक है, ये स्थिर रहता है, लेकिन जो एस फैक्टर होता है वो बदलता रहता है। स्पेसिफिक S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया। मतलब कोई भी बौद्धिक कार्य करने के लिए जी जो होती है, जी फैक्टर जो होता है वो मूल शक्ति होती है, और कार्य से जुड़े एस फैक्टर जो होते हैं विशिष्ट कौशल, दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब इनका मानना है स्पेयरमैन का कि कोई भी बौद्धिक कार्य करने के लिए जहाँ पर आपके माइंड का यूज़ होता है, उस काम को करने के लिए जी और एस फैक्टर दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो
इसमें क्या होता है, जैसे लिटरेचर है जिसमें जनरल फैक्टर और एस फैक्टर होगा। दूसरा, कोई बच्चा है जो मैथ में भी अच्छा है, ठीक है, मैथ सीख रहा है, तो उसकी जनरल फैक्टर के साथ पहले उसमें भाषा योग्यता तो थी ही, तो पहला स्पेसिफिक फैक्टर था ही। दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर गणितीय योग्यता हो गई। तीसरा उसने ड्राइंग का वो कर लिया, ट्रेनिंग ले ली, तो वो उसका तीसरा कलात्मक योग्यता उसमें हो गई। सोशल साइंस की योग्यता उसमें हो गई। तो अलग अलग योग्यताएं जो हैं उसमें डेवलप होती। मतलब सामाजिक विज्ञान में योग्यता अच्छी है तो S4 हो गया। मतलब जनरल फैक्टर वही रहता है, लेकिन एस फैक्टर जो है वो चेंज रहता है। मतलब जनरल फैक्टर सब में कॉमन होता है, और एस फैक्टर जो होता है वो बदलता रहता है। अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है जी फैक्टर और एस फैक्टर में? तो जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है, लेकिन एस फैक्टर जो होता है एक्वायर्ड होता है, हम बाहर से उसे अर्जित करते हैं। जी फैक्टर जो होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन एस फैक्टर जो होता है वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। जी फैक्टर जो होता है सभी कार्यों में एक समान, लेकिन जो एस फैक्टर होता है अलग अलग कार्यों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सफलता का मुख्य आधार होता है जी फैक्टर, लेकिन एस फैक्टर जो होता है विशिष्ट कौशल के लिए जिम्मेदार होता है। जी फैक्टर जो होता है बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एस फैक्टर प्रशिक्षण से सुधारा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में महत्व क्या है? तो शिक्षक को बच्चों की बुद्धि की प्रकृति समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी कारक हर बच्चे में अलग होता है, शिक्षक को इसे पहचानना चाहिए। सभी बच्चे में अलग अलग मात्रा में जी फैक्टर पाया जाता है। एस फैक्टर को अभ्यास और ट्रेनिंग द्वारा सुधारा जा सकता है, तो इसमें टीचर्स ध्यान दे सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। विषय चुनने और करियर मार्गदर्शन में सहायक होता है। ठीक है, दोनों फैक्टर जो होते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर विषय चुनने और करियर के गाइडेंस में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण बनाने में उपयोगी होते हैं। तो ये क्लियर हो गया जी फैक्टर और एस फैक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की, थ्रस्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत इन्होंने 1937 में दिया था। इन्होंने बुद्धि का अर्थ बताया कि क्षमताओं का एक समूह है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्षमताएं शामिल होती। तो इनका इंट्रोडक्शन देखा तो इन्होंने स्पेयरमैन का जो जी फैक्टर और एस फैक्टर है उसको नहीं माना है। इन्होंने थ्रस्टन ने क्लस्टर का मतलब इन्होंने समूह की थ्योरी दी है। इनका पूरा नाम है लुईस थ्रस्टन। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1937 में। इनका जो मुख्य विचार था, इनका मानना है कि बुद्धि जो है वो कोई पावर नहीं है, बल्कि अलग अलग मानसिक क्षमताओं का एक समूह माना जाता है। तो इन्होंने मतलब बुद्धि को माना है कि बुद्धि में मतलब अलग अलग क्षमताओं के समूह होते हैं। ये क्षमताएं एक दूसरे से काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते हैं, मतलब अलग होते हैं। इन्होंने PMA दिया था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अब देखते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्या होते हैं। 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं इन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इन्होंने सबका अलग अलग कोडिंग कर दी है, VWNSMPI। तो V फॉर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, W फॉर वर्बल फ्लुएंसी, N फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, S फॉर स्पेशियल विजुअलाइजेशन। ये कोड हैं, इन्हें याद रखने के लिए कोड्स का प्रयोग कर सकता है। M फॉर मेमोरी, P फॉर परसेप्चुअल और I फॉर इंडक्टिव रीजनिंग। ये V भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर W है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज फैक्टर बताया है। लैंग्वेज फैक्टर में पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसको V से डिनोट किया है इन्होंने। मतलब इसमें क्या है, शब्दों, वाक्यों और विचारों को समझने की शक्ति। जो हम शब्द समझ पाते हैं, वाक्य समझ पाते हैं और विचार विमर्श कर पाते हैं, जो मतलब जो भाषा को समझने की क्षमता है, शब्दावली और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो आता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में। फिर है वर्बल फ्लुएंसी।
जिसको W से डिनोट किया है। तो वर्ब शब्द प्रवाह जो होता है, मतलब हम बोल रहे हों और हमारे बोलने में फ़्लो है, ठीक है? मतलब एक रफ्तार में बोल रहे हैं, तेज़ी से शब्दों को सोचने और बोलने की क्षमता है। एक अक्षर जैसे पी से शुरू होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जल्दी-जल्दी बोलना, ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूँ और मेरे बोलने में जितनी फ्लुएंसी है, अगर फ्लुएंसी अच्छी है, रफ्तार अच्छी है, रुक नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वर्बल फ्लुएंसी अच्छी है। तो इसको बोलता है शब्द प्रवाह। फिर है तर्क और गणित, लॉजिक एंड मैथ। तो फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आंकिक योग्यता बोलते हैं, इसको एन से डिनोट किया है। इसमें गणितीय सवालों को तेजी और सटीकता से हल करने की योग्यता, मतलब इसमें क्या होता है, जितनी भी न्यूमेरिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब मैथ से लेके डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको आसानी से ऐसे लोग हल कर लेते हैं, सरल अंकगणितीय अर्थमेटिक गणनाएँ कर लेते हैं, ठीक है? फिर आता है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें होता है विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम, स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे नंबर सीरीज या अक्षरों के पैटर्न को पूरा करना। फिर है विजुअल स्पीड, जिसमें आता है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, जिसको एस से डिनोट किया है। इसमें आकृतियों को मन में घुमाने और रोटेशन करने की क्षमता शामिल होती है। इससे समझना कि पहेली के टुकड़े कैसे जुड़ेंगे, मतलब कोई भी पजल्स वाली चीज़ें होती हैं या फिर आकृति वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छे से ऐसे लोग मतलब ऐसी बुद्धि जिनमें पाई जाती है, वो बहुत अच्छे से हल कर पाते हैं। फिर है परसेप्चुअल स्पीड, जिसको पी से डिनोट किया, प्रत्यक्षात्मक गति, चीज़ों को तेज़ी से पहचानने और विवरण करने की शक्ति। जैसे बहुत लोग होते हैं, चीज़ों को देख के क्वालिटी बता देते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। तो इसमें प्रूफ रीडिंग या ढेर सारे अक्षरों में से एक काटना, ठीक है? ये तो एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, लेकिन आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, चीज़ें देखकर क्वालिटी बता देते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी एंड अदर। तो इसमें मेमोरी आती है, जिसमें ऐसे लोगों में बुद्धि ये पाई जाती है जो सीखी गई चीज़ों को याद रखने और तुरंत रिकॉल करने की क्षमता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको उन्होंने कहीं पे देखा तो उनको बहुत दिन के बाद भी मिले तो उनको याद रह जाता है कि आपने उनको वहाँ पे देखा है, ठीक है? तो बाद में जोड़े गए दो कारक जो इन्होंने जोड़ा था बाद में, डिडक्टिव रीजनिंग, समान नियमों का उपयोग करके परिणाम निकालना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डी एंड पी एस। डी फॉर डिडक्टिव रीजनिंग और पी एस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने की क्षमता। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है? तो इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसमें अभिवृत्ति का मापन हो सकता है। थ्रस्टन ने 1928 में थ्रस्टन स्केल बनाया था, जो रवैये को मापने की पहली तकनीक थी, मतलब ये एटीट्यूड स्केल था। दूसरा, करियर में मार्गदर्शन हो सकता है। यदि कोई छात्र एन में अच्छा है लेकिन वी में कमज़ोर है तो उसे सही विषय चुनने में मदद मिलती है। इसके अलावा आधुनिक सिद्धांत है, इसे गार्डनर और गिलफोर्ड जैसे मनोवैज्ञानिकों के लिए आधार तैयार किया जाता है। इनका कंक्लूजन देखें तो बुद्धि एक गुच्छा है या समूह है, कोई एक अकेली शक्ति नहीं है, ये मानना है थ्रस्टन का। हर प्राथमिक क्षमता जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अलग होती है, किसी कार्य को करने मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। किसी कार्य को करने के लिए एक या एक से अधिक क्षमताओं की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है? इन्होंने जी फैक्टर को नहीं माना था, तो नॉट जस्ट जी फैक्टर। थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हवार्ड गार्डनर की। इन्होंने बुद्धि को बोला है कि इन्होंने कि बुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं होता। तो देखते हैं इन्होंने बुद्धि के 9 टाइप्स दिए हैं, तो वो 9 टाइप्स क्या हैं? तो सबसे पहले क्या बुद्धि फिक्स है? देखते हैं। तो बुद्धि फिक्स है कि नहीं है? तो पुराना विचार क्या है? हम सीमित बुद्धि के साथ पैदा होते हैं, सिर्फ IQ मायने रखता है। लेकिन जो नया विचार है वो क्या है? हर कोई बुद्धिमान है, कम से कम 9 तरीके हैं होशियार होने के। इनका मानना है, गार्डनर का मानना है कि हर कोई बुद्धिमान है, और मतलब
9 तरीके होते हैं होशियार होने के, हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो परिभाषा जो है, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने और नई चीज़ें बनाने की क्षमता है। मतलब इनका मानना है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सुलझाने में बुद्धि मदद करती है। हमें चाहे किसी गाइडेंस की या फिर हमें कोई चीज़ खोज करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, तो उसमें बुद्धि मदद करती है। तो इन्होंने 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है। पहली है लॉजिकल मैथमेटिकल्स, या इधर से देखो तो पहली है लिंग्विस्टिक, दूसरी है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, दूसरी है दृश्य स्थानिक यानी कि विजुअल स्पेशियल, तीसरी है शारीरिक गतिज यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक, फिर है म्यूजिकल यानी कि संगीत, फिर है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, फिर है अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, फिर है प्राकृतिकवादी यानी कि नेचुरलिस्ट, फिर है अस्तित्ववादी यानी कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट या एग्जिस्टेंशियल। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये जो बुद्धि है इनका बाइफर्केशन क्या है, एक एक करके। तो सबसे पहले विश्लेषणात्मक दिमाग, जिसमें एनालिटिकल माइंड है, जिसमें तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिक्स है, जिसमें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, ऐसे लोग जिनमें लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होती है, वो गणित में और विज्ञान में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, पैटर्न और तर्क को समझते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स होती है उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी जो है भाषाई यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तो ऐसी जो इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है जो शब्दों का सही उपयोग कर पाते हैं, पढ़ना लिखना समझना, भाषा के साथ लय और अर्थ की समझ होती है उनको। नेक्स्ट जो है विजुअल एंड फिजिकल, दृश्य और शारीरिक, तो इसमें विजुअल और स्पेशियल है तीसरी, जिसमें चित्रों में सोचना, कोई भी जैसे पिक्चर है उसको देख के उसके डिस्क्रिप्शन को सोचना, ठीक है। दिमाग में नक्शे और डिजाइन बनाना, संतुलन और रचना की समझ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। चित्र मतलब कोई भी चीज़ देख के, कोई भी चित्र देख के, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं वो चित्र बनाते हैं और उसको देख के बता देते हैं कि ये चित्र ये कह रहा है, ठीक है। तो ऐसी बुद्धि उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिज, बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो इसमें शारीरिक कौशल का उपयोग, खेल नृत्य या हाथ से चीज़ें बनाना, समस्या सुलझाने के लिए शरीर का प्रयोग, ठीक है। ऐसे लोगों में शारीरिक स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जैसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बुद्धि जो होती है वो स्पोर्ट्समैन में होती है। नेक्स्ट है जुड़ाव और भावनाएं, कनेक्शन एंड इमोशंस। तो सबसे पहले इसमें इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में होता है सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें दूसरों को समझने की स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, लोगों के मूड इरादों को भापना, जैसे कोई गुस्सा है, किसी को बुरा लगा है या बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो वो समझ जाते हैं। टीम वर्क और सहानुभूति होती है, लोगों के दर्द को समझते हैं, लोगों के साथ सहयोग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, ऐसी बुद्धि उनमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ इंट्रापर्सनल, अंतरावैयक्तिक। तो जो अंतरावैयक्तिक होती है, इनको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सेल्फिश हैं। सेल्फिश नहीं होते हैं एक्चुअली, वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो कह लें, मतलब सेल्फ उसमें बहुत होते हैं, ठीक है। खुद को समझना, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को जानना, खुद के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड नेचर, ठीक है। इसमें है म्यूज़िकल, ऐसी बुद्धि उनमें होती है, जैसे म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, उनमें पाई जाती है। सुर ताल और लय की पहचान होती है, संगीत बनाना है या उनका आनंद लेना, म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, उनमें पाई जाती है। ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिकवादी, नेचुरलिस्ट। ऐसे लोग पेड़ पौधों जानवरों को, मतलब पेट्स ज़्यादा रखते हैं, प्लांटिंग बहुत करते हैं, ऐसे लोगों में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। प्रकृति के साथ बहुत जुड़ाव होता है इनका, वातावरण को बहुत समझते हैं। नेक्स्ट है गहरा चिंतन, डीप थिंकिंग, यानी कि एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्ववादी, हम यहाँ क्यों हैं, जैसे जीवन के गहरे सवाल हैं, हम यहाँ क्यों हैं, चेतना क्या है, आत्मा के बारे में सोचना, मनुष्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब अस्तित्ववादी की मतलब हमारा अस्तित्व क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, ऐसी
हम कह सकते हैं कि फिलोसोफर में ऐसी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कंप्लीट हो गया, कोई कन्फ्यूज़न है? अब इसका फ़ायदा क्या है? सवाल ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, सवाल ये है कि आप किस तरह के होशियार हैं। मतलब ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें से कौन सी इंटेलिजेंस आप में पाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होती है? सेल्फ इस्टीम बढ़ता है, बच्चा खास महसूस करता है, लर्निंग सीखने का तरीका जो है शिक्षक अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सकता है, इसमें कोई तुलना नहीं, अपनी ताकतों को पहचान सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? हम सभी इन 9 बुद्धियों का अलग अलग मिश्रण है। सभी अपनी मजबूत बुद्धि को पहचानें और उससे बढ़ाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप में कौन कौन सी बुद्धि पाई जाती है हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं लास्ट की कि वो कौन सी है। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको दिया है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। देखते हैं ट्रिआर्किक थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत क्या है, क्यों है? तो ये पारंपरिक आईक्यू टेस्ट इसके लिए काफ़ी नहीं है। बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस एक ही चीज़ नहीं है बल्कि 3 तत्वों का संतुलन ही ये मानना है स्टर्नबर्ग का। इन तीनों को मेटाकॉग्निशन द्वारा संतुलित किया जाता है। लक्ष्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य केवल स्कूल में नहीं बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करना है। मतलब इनके हिसाब से जो बुद्धि है उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है या स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि जो लाइफ में सक्सेस मिलती है उसको प्राप्त करना भी बुद्धि कहलाती है इनके हिसाब से। ठीक है, तो इन्होंने 3 टाइप की बुद्धि दी है। आइए देखते हैं, 3 तत्वों का संतुलन बताया है बुद्धि को, तो देखते हैं वो 3 तत्व क्या हैं। तो इन्होंने जो बुद्धि दी है उसमें सबसे पहला एनालिटिकल कंपोनेंटल दिया है, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा है प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल, और तीसरी है क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल रचनात्मक बुद्धि। तो देखते हैं ये तीनों बुद्धि क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिसिस में कंपोनेंशियल घटकी संबंधी। परिभाषा क्या है इसका? समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन और समाधान करना। मतलब जब भी कोई समस्या आती है हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर समाधान करते हैं। पहले ये देखते हैं कि समस्या क्या है, ठीक है, क्यों आई है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेटा कंपोनेंट्स होता है, फिर परफॉर्मेंस होती है, फिर नॉलेज एक्विजिशन होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं। पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर उसकी निगरानी करते हैं। ठीक है, फिर कार्य को अंजाम देते हैं, फिर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस करते हैं, फिर नई जानकारी सीखना और याद रखना। मतलब जब वो लर्निंग एंड स्टोरिंग न्यू नॉलेज। अब जब हमने समस्या सॉल्व कर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास एक वो आ गया कि मतलब एक हम बोल सकते हैं डेफिनेशन आ गई किस तरीके से समस्या को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो जब भी कोई समस्या आएगी हम उसी प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इनका मानना है कि एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल इंटेलिजेंस वो है जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको एनालाइज करते हैं, अच्छे से जांचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर समाधान करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। तो एक्सपीरियंशियल है या अनुभवजन्य हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा नए विचार बनाना, नई स्थितियों को संभालना, मतलब डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ अलग करना, नया करना। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ऑटोमेशन और नोवेलिटी, नवीनता। नवीनता क्या होती है? ऐसी स्थिति जो पहले कभी नहीं देखी। मतलब ऐसा काम जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है, कुछ बच्चों को दे दिया जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जो एक जैसा करके लाते हैं, बट उसमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग करके लेके आते हैं, बिल्कुल नया, जो किसी ने नहीं किया है। तो वो नयापन जो होता है वो कहलाता है
नोवेलिटी या नवीनता, ऐसी स्थिति जो आपने पहले कभी नहीं देखी। और ऑटोमेशन जो होता है परिचित कार्यों को बिना ज़्यादा सोचे करना। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल थिंकिंग। प्रैक्टिकल थिंकिंग जो होती है कॉन्टेक्चुअल होती है, जिसमें स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वास्तविक दुनिया में ढलना, एडॉप्ट टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, जैसी दुनिया होती है वैसे ढल जाता है। तो इसमें अनुकूलन होता है, माहौल के हिसाब से खुद को बदलते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से माहौल को बदल सकते हैं और एक नया माहौल चुनते हैं। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि जो होती है इसमें मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है, या तो हम माहौल को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, या तो हम माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, या फिर एक नया माहौल चुन लेते हैं। अब जिनके बीच भी जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर आपके एडॉप्टेशन बहुत अच्छे होते हैं। एक्शन वर्ब चीट शीट है, तो एनालिटिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, विश्लेषण आती हैं, आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं मानते हो, आप आलोचना करते हैं, जजमेंट देते हैं, मूल्यांकन करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्रिएटिव में क्या होते हैं, क्रिएट करते हैं मतलब खुद बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, कल्पना करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। व्यवहारिक में लागू करते हैं, उपयोग करते हैं, अमल में लाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लोगों के प्रकार, टाइपोलॉजी ऑफ पीपल। हम में से अधिकांश लोगों में ये तीनों तत्व बराबर नहीं होते हैं। तीनों तत्व एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ये तीनों तत्व जो होते हैं मेटा कंपोनेंट होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। स्टर्नबर्ग ने 7 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है जो एक या दो तत्वों पर अधिक निर्भर होते हैं। अब वो सबसे पहले सिंगल फोकस, एकल फोकस वाले होते हैं। एनालाइजर जो होते हैं, जैसे विश्लेषक स्कूल परीक्षा में अच्छे लेकिन रचनात्मक योगदान नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग होते हैं और मतलब परीक्षा में टॉपर बन जाते हैं लेकिन और कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। द क्रिएटर, रचनाकार, बहुत विचार बहुत आते हैं लेकिन उन्हें परखने या लागू करने में असमर्थ होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मन में बहुत सारे आइडिया चलते हैं लेकिन उनको लागू नहीं कर पाते। सिंगल फोकस वाले लोग होते हैं। फिर द प्रैक्टिशनर आते हैं, इसमें व्यवसायी आते हैं, प्रेरक और मनोरंजक होते हैं लेकिन सोच में गहराई में कमी होती है। फिर आते हैं टाइप 2 डुअल फोकस वाले, जो जिसमें एनालिटिक भी होती है और क्रिएटिव भी होते हैं। तो एनालिटिक क्रिएटर कैसे होते हैं, अपने विचारों का विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाते। मतलब उनके जो विचार होते हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं लेकिन वो अपनी चीज़ों को दूसरों को नहीं समझा पाते। फिर आते हैं क्रिएटिव प्रैक्टिशनर, रचनाकार और व्यवसायी, नए विचार लाते हैं और बेच भी लेते हैं चाहे विचार बुरा ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि धड़ल्ले से अपनी बात कह देते हैं भले ही उनकी बात बुरी हो। तो एनालिटिक, फिर आता है एनालिटिक प्रैक्टिशनर, जिसमें उच्च IQ का उपयोग काम में करते हैं लेकिन मतलब करते हैं, सफल हैं लेकिन कुछ नया कुछ नहीं कर पाते हैं ये। फिर आते हैं द गोल, द कंज्यूमेट बैलेंसर, पूर्ण संतुलित व्यक्ति। इनकी डेफिनेशन क्या है, ये तीनों बुद्धिमत्ताओं मतलब एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं जब जिसकी ज़रूरत होती है। तो इनका रिजल्ट क्या होता है, समाज में सबसे मूल्यवान योगदान देने की स्थिति में होते हैं ये। और ये आदर्श स्थिति होती है जो तीनों बुद्धिमत्ताओं का मतलब जिनमें तीनों बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे।